चर्चा नहीं, वो खत्म। तो अगर बोरॉन का कोई ऑर्बिटल है, हाइड्रोजन का कोई ऑर्बिटल है, बोरॉन का कोई ऑर्बिटल है, इन तीनों ने मिक्स हो गए। इन तीनों ने मिक्स होने के बाद 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, और वो 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक का नाम बॉन्डिंग, एक का नाम नॉन बॉन्डिंग, एक का नाम एंटी बॉन्डिंग। अगर ये 4 एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती तो 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग। अगर 5 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते किसी बॉन्ड को बनाने में, तो फिर 5 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते, 2 बॉन्डिंग 2 एंटी बॉन्डिंग 1 नॉन बॉन्डिंग। तो अब आपको नॉन बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स काउंटिंग करने का तरीका तो समझ में आ गया होगा। तो अगर मैंने आपको ये बोला 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स ने ओवरलैपिंग की, 7 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मिक्सिंग टू फॉर्म ए बॉन्ड, देन 3 बॉन्डिंग, 3 एंटी बॉन्डिंग, 1 नॉन बॉन्डिंग। अब फर्दर उसने ये क्लासिफिकेशन दे दी कि मान लो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सपोज 3 न्यूक्लियस है, 3 न्यूक्लियस है, 3 न्यूक्लियस है। टोटल 9 न्यूक्लियस नहीं है एक्चुअल में, ऐसा मत सोच लेना। हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 3 न्यूक्लियस है। वो ये कह रहा है सिचुएशन इज ईदर दिस, सिचुएशन इज ईदर दिस, सिचुएशन इज ईदर दैट। अब यहां इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन कैन बी फाउंड टू बी प्रेजेंट एट एनीवेयर। सपोज करो बच्चों, इधर देखना, मान लो मैंने एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया। अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना यहां ज्यादा है, जहां मैंने डॉट लगाया, और इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना यहां सबसे ज्यादा है, जहां मैंने डॉट लगाया, और अगर मैंने कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा बनाया जिसमें ये न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना यहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है, तो वो ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाने की संभावना ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है। रियलिटी में 3 न्यूक्लियस नहीं है, 9 न्यूक्लियस नहीं है, 3 ही है। कह रहा पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हो सकता है दो, हर न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा हो सकता है इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना सराउंडिंग में ज्यादा हो, पर न्यूक्लियस के बीच में कम हो। यदि इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा होगी, न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा होगी, तो कह रहा है ऐसी सिचुएशन में इलेक्ट्रॉन्स विल बी काउंटेड एज मोर स्टेबल। दिस विल बी कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। पर अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना न्यूक्लियस से अवे है, अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, this kind of arrangement will be unstable, this kind of molecular orbital will be unstable, क्योंकि यहां न्यूक्लियस रिपल्शन डोमिनेटिंग होंगी। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और बॉन्डिंग ऑर्बिटल को समझाने के लिए उसने बोला कि जब ये 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो 3 तरह की सिचुएशन आएगी। 3 तरह की सिचुएशन ऐसी होगी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कहां ज्यादा है, न्यूक्लियस के बीच में, या न्यूक्लियस से अवे, या फिर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, ये न्यूक्लियस है 3, इलेक्ट्रॉन अपने अपने न्यूक्लियस के अराउंड है, अपने अपने। मतलब जैसे बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन था, इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन होने का तरीका वैसे का वैसा रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ। तो वह कहेगा ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा। तो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और बॉन्डिंग ऑर्बिटल और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल के लिए उसने ये वर्ड यूज किया, दीज
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक वर्ड का मतलब क्या है, ये हमें समझना बहुत जरूरी है। पॉलीसेंट्रिक का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर इन दिस रीजन around many nucleus electron can be present anywhere। अगर तीन तीन एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से कोई बॉन्ड बना है तो उस बॉन्डिंग रीजन के अंदर उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में तीन न्यूक्लियस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना या तो न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा है, या न्यूक्लियस से अवे ज्यादा है, या बिल्कुल उसी तरह इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है जैसा पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में था। तो कह रहा है ये अरेंजमेंट कहलाएगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ये अरेंजमेंट कहलाएगा एंटी बॉन्डिंग, ये कहलाएगा नॉन बॉन्डिंग। सपोज दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाया, दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाया, वीबीटी के हिसाब से अगर मैं चलूं लाइक क्लोरीन, तो कह रहा है एमओटी ये कहती है कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने मिलके बॉन्ड बनाया तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें दो दो न्यूक्लियस है। इट्स नॉट चार न्यूक्लियस है, वो कह रहा है ईदर दिस और दैट। तो अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना यहां ज्यादा हुई, दो दो न्यूक्लियस के बीच में, और अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना यहां ज्यादा हुई, तो कह रहा है ऐसा अरेंजमेंट कहलाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दिस विल बी कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बट इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना दोनों न्यूक्लियस के अराउंड या दोनों न्यूक्लियस के बीच हो सकती है। तो ओवरऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज, इट इज पॉलीसेंट्रिक। पॉलीसेंट्रिक मतलब इसके मोर देन वन सेंटर है, एवरी सेंटर विल बी काउंटेड एज न्यूक्लियस। अब आप मुझे ये बताओ, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अगर दोनों न्यूक्लियस के बीच में आ गई तो यहां इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अवे फ्रॉम न्यूक्लियस हुई, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, तो यहां देखो न्यूक्लियस के बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दिख रही, तो यहां न्यूक्लियस रिपल्शन रहेगा। तो ये अनस्टेबल अरेंजमेंट होगा और ये स्टेबल अरेंजमेंट होगा। यहां कोई थ्योरी नहीं है लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स की, अभी बताऊंगा, लोन पेयर को बिल्कुल लास्ट में देखेंगे, क्योंकि इसको आप वीबीटी से कंपेयर कर ही नहीं सकते। ये तो जो मैं पहले बता रहा हूं उसको सुनना है, किंतु परंतु साइड पे रख के, कि भाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से क्या मतलब है, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से क्या मतलब है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह की है कि इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को दोनों न्यूक्लियस के बीच में लाना पसंद किया। इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा है जहां इलेक्ट्रॉन्स ने अपने आप को ना चाहते हुए भी न्यूक्लियस से दूर रखा, ताकि दो दो न्यूक्लियस के बीच में जगह खाली हो जाए, यहां प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन घट जाए, और ये डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस रिपल्शन दिखेगा, और ये डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर स्टेबल जहां न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन आने से अट्रैक्शन डोमिनेटिंग है। दिस अरेंजमेंट इज मोर स्टेबल, this arrangement is less stable, so bonding molecular orbital is more stable than anti-bonding orbital. So अगर चार एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो गए, तो चार एटॉमिक ऑर्बिटल में जब मिक्सिंग होगी तो चार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो बॉन्डिंग दो एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारे सिलेबस का मेन पार्ट रहेंगे, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपके कोर्स में एमओटी सिर्फ डाई एटॉमिक सिस्टम के लिए लिमिटेड है। आप कहीं भी जितने भी बॉन्ड्स को आप एमओटी में पढ़ोगे उसमें दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होने से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। तो हम अपनी पूरी डिस्कशन को
इन्हीं दो तरह के ऑर्बिटल में अपने फोकस करेंगे, हम नॉन बॉन्डिंग कहीं नहीं जाने वाले। मैंने नॉन बॉन्डिंग का जिक्र सिर्फ इसलिए किया ताकि बाय चांस आपको ये आ जाए, सर अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाए, कभी 4 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाए, कभी 5 एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर जाए। संदीप ने पूछा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कब तक चलेगा? सो वेरी इररिलेवेंट क्वेश्चन, आई एम नॉट गोइंग टू आंसर यू। सो अगर कोई आपसे ये पूछे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एटॉमिक ऑर्बिटल्स में क्या डिफरेंस है, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी scattered over more than one nuclei. So it is polycentric. मतलब एक ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पूरे रीजन में हर कहीं पर कुछ ना कुछ है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग न्यूक्लियस and electron density can be anywhere around here. So electron cloud is distributed over the large region whose centers are more than one. But atomic orbital is monocentric, where probability of finding electron is around one nucleus. एटॉमिक ऑर्बिटल अगर एस ऑर्बिटल होता था, हम एक न्यूक्लियस दिखाते थे, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम डॉट्स की फॉर्म में दिखाते थे. पी ऑर्बिटल होता था तो यहां दो न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस दिखाते थे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बोलते थे कि इस तरफ लोब्स में कहीं ना कहीं है, लेकिन न्यूक्लियस एक ही होता था. इसी तरह डी ऑर्बिटल दिखाते थे तो हम कहते थे ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोब्स में है. सो इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द वन न्यूक्लियस कहीं भी रीजन में हो सकती है, एक रीजन जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना अराउंड द न्यूक्लियस कहीं भी हो सकती है, दिस सिचुएशन इज एटॉमिक ऑर्बिटल. बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में there will be some region where electron density is present around more than one nucleus. यानी कि वो ये कहना चाहता है कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अब एक न्यूक्लियस का हिस्सा नहीं है, वो मोर देन वन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन दिखाएगा. नाउ what is bonding molecular orbital and what is anti-bonding molecular orbital? How such orbitals are formed? How bonding molecular orbitals and anti-bonding molecular orbitals are formed? अब एक चीज देखो, हम जब भी किसी ऑर्बिटल को बताते हैं हम उसकी रिप्रेजेंटेशन देते हैं साई स्क्वायर से. साई स्क्वायर रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. इन एन ऑर्बिटल वो ये कह रहा है अब ऐसे इमेजिन करो कि सपोज न्यूक्लियस के अराउंड किसी भी शेल में जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है तो वो वेव्स की फॉर्म में करता है. कह रहे डोंट फॉरगेट अबाउट द वेव कैरेक्टर. इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन फॉर्म ऑफ अ वेव. कह रहे मान लो दो एटम्स एक दूसरे के, दो एटम्स के ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आए, दो एटम्स के ऑर्बिटल्स एक दूसरे के पास आए, तो इसका मतलब आप ऐसे समझो
कि यहाँ पे दो वेव्स एक दूसरे के पास आ रही हैं। जैसे पानी के शांत मैदान में दो बच्चों ने पत्थर मारा, और जब दो बच्चे पत्थर मारते हैं तो वेव्स ऐसे निकलती हैं सर्कल्स की फॉर्म में, पानी में रिपल्स बनते हैं। कह रहे जैसे एक खाली मैदान में मैदान मतलब खाली पॉन्ड ऑफ वाटर में, शांत पॉन्ड ऑफ वाटर में आई शुड से, हमने दो लोगों ने पत्थर मारा। मैंने जब पत्थर मारा रिंग्स बने, मेरे साथी ने जब पत्थर मारा रिंग्स बने। तो ये जो रिंग्स बन रहे हैं यहां इस रीजन में सब वेव्स एक दूसरे से इंटरफेयर करेगी, और जब वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो वो दो तरह से इंटरफेयर कर सकती है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को कैसे समझेंगे वो देखो। बट वेव्स का इंटरफेयर करने का मतलब क्या है कि जब भी कभी दो एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। बट जब वेव्स एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करती हैं तो फिजिक्स के हिसाब से इंटरफेरेंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स। व्हाट इज द पॉसिबिलिटी? मान लो कि मैं एक साइन वेव की बात कर रहा हूं। सपोज एक साइन वेव है। साइन वेव का ग्राफ आपने देखा होगा, ऐसा मैथ में पढ़ा है ऐसा साइन वेव का ग्राफ, जिसमें आप बोलते हो कि सपोज ये थीटा, ये 0 डिग्री है, साइन 0 0, 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू मैक्सिमम हो गई 1, साइन 180 डिग्री पे साइन की वैल्यू 0, साइन 270 डिग्री पे ये वैल्यू -1, फिर 360 डिग्री पे अगेन 0। इसी तरह का ग्राफ पढ़ते हो ना मैथ्स में साइन का। तो अगर कोई ये कह दे कि ये वेव है साइन वेव, और मैंने इसके सामने एक और वेव रखी बिल्कुल इसी तरह से, और यही सिचुएशन अगर ऐसे ही कर दूं तो एक चीज देखो, अब अगर मैं यहां पे फर्स्ट केस में देखूं, मेरी दो वेव्स है और मैंने दोनों वेव्स को एक दूसरे पे सुपर इम्पोज करवाया, और जब ये सुपर इम्पोज कर रही हैं तो जहां इसका 90 डिग्री पे क्रस्ट आ रहा है और 270 पे ट्रफ आ रहा है, दे आर सुपर इम्पोजिंग वेरी सिमेट्रिकली ओवर ईच अदर, कि क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिरे, ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिरे, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट गिरे, ट्रफ के ऊपर ट्रफ गिरे। यानी कि ये दोनों कुछ ऐसे सुपर इम्पोज कर जाए, एक वेव और ये दूसरी वेव इसके ऊपर एग्जैक्टली। तो मैं कहूंगा दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस 0 है, मतलब दे आर इन सेम फेज। मतलब इसके क्रस्ट पे इसका क्रस्ट, इसके ट्रफ पे इसका ट्रफ, इसके क्रस्ट पे इसका क्रस्ट बिल्कुल सिमेट्रिकली गिरी, सुपर इम्पोज हुई। तो ऐसे केस में मैं ये बोलूंगा दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दिस इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस
that they are in the same phase. लेकिन अगर इनके बीच में मैं कुछ ऐसा कर दूं कि जब ये दोनों वेव ओवरलैप कर रही है, इसके 90 डिग्री की सिचुएशन यहां पर है जहां साइन थीटा की वैल्यू 1 है, लेकिन जब ये इससे ओवरलैप कर रही है, ये इसका 270 डिग्री पर साइन थीटा -1 है। इसी तरीके से मैं कह दूं यहां अगर 360 डिग्री पे साइन थीटा 0 है, अगेन ये वैल्यू साइन थीटा 360 डिग्री, दिस इज 450 डिग्री, आई गेस दिस इज अगेन 450 डिग्री, नो दिस इज 90, 270, 90, 180, 270, आई शुड मेंशन हियर 270, दिस इज 360, पर इसके लिए ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180, 270, 360, 450। अब एक चीज देखो, जब ये दोनों वेव्स ओवरलैप करेंगी तो इसके इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट पे मैचिंग होगी, यानी कि इसके ट्रफ पे जब इसका क्रस्ट गिरेगा तो 450 और 270 के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। ये कॉस का ग्राफ नहीं है, मैंने इसे साइन का ही ग्राफ बनाया, लाइक दिस, ये साइन का ही मैंने ग्राफ बनाया, पर मेरी एक वेव और दूसरी वेव के बीच में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस का मतलब जब इसके ट्रफ पे इसका क्रस्ट गिरेगा तो ये इसकी 270 डिग्री वाली सिचुएशन 450 डिग्री सिचुएशन के साथ जब यहाँ ओवरलैपिंग होगी तो मैं कहूंगा इस वेव और इस वेव में 450 माइनस 270 यानी कि 180 का फेज डिफरेंस है, राइट। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब दो वेव्स कुछ इस तरीके से ओवरलैप करें कि इसके क्रस्ट पे इसका ट्रफ गिरे, कैसे समझाऊं, इट्स अ फिजिक्स। कुछ इस तरह की ओवरलैपिंग, ये समझ लो ये पहली वेव थी साइन वेव, पर दूसरी वेव यहां से स्टार्ट हो रही है, पर ये कुछ ऐसी हो रही है कि इनके क्रस्ट पे इसका ट्रफ गिरा, इसके क्रस्ट पे इसका ट्रफ गिरा, दिस इज डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, दिस इज डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग, जिसमें क्रस्ट के ऊपर ट्रफ, ट्रफ के ऊपर क्रस्ट गिर रहा है। तो यहाँ की जो वेव बनेगी, रिजल्टेंट वेव बनेगी डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से, उसमें एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव दे विल स्टार्ट कैंसलिंग आउट टू ईच अदर। यहाँ की जो वेव बनेगी उसमें डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग से एम्पलीट्यूड कैंसल आउट होंगे और यहाँ एम्पलीट्यूड की एडिशन होगी, तो यहाँ की रिजल्टिंग वेव कुछ ऐसी होगी जिसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, Xi इंक्रीजेस। आपको याद है हमने हमेशा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्वांटम मैकेनिक्स में ये पढ़ा था कि जो एम्पलीट्यूड होता है किसी इलेक्ट्रॉन वेव का, उसको हम साई से रिप्रेजेंट करते थे। साई रिप्रेजेंट्स एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो जब दो वेव कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेंगी तो दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड जब ऐड होंगे, तो सपोज पहली वेव का एम्पलीट्यूड साई 1 है, इस वेव का एम्पलीट्यूड साई 1 है और इस वेव का एम्पलीट्यूड साई 2 है, तो जब दोनों कंस्ट्रक्टिव ओवरलैप करेंगे तो जो नई वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड बड़ा होगा एंड दैट एम्पलीट्यूड विल बी साई 1 प्लस साई 2। और इनकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जब होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से they will try to cancel out the effect of each other, तो उनके एम्पलीट्यूड बहुत डिक्रीज कर जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि ये जो कैंसलेशन इफेक्ट हुआ है ये बराबर हुआ है या फिर बिल्कुल लाइक पार्शियल कैंसलेशन हुई, यानी कि अगर दोनों वेव्स के जाई बराबर हो गए फिर तो यहाँ का एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा,
और अगर यहाँ के दोनों के वेव्स, दोनों के साई, मान लो एक 10 है एक 6 है, तो फिर कैंसलेशन इफेक्ट 4 हो जाएगा। यानी कि पार्शियल कैंसलेशन हो सकती है, फुल कैंसलेशन हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ साइड। पर ये जो एम्पलीट्यूड है, अगर ये सेम करने हैं, सेम वैल्यू रखनी है, तो उसको हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं बोथ ऑर्बिटल्स आर आइडेंटिकल। अगर दोनों ऑर्बिटल आइडेंटिकल है, लाइक H2 का, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, दो सेम ऑर्बिटल अगर ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई ऐसा बॉन्ड बना रहे हो जो दो सेम एटम्स के बीच का हो, H2 O2 N2, तो जो ऑर्बिटल पहले एटम का है वही ऑर्बिटल दूसरे एटम का है, तो उसका मतलब दोनों के साइज सेम है। और अगर दोनों के साइज सेम है तो कैंसलेशन इफेक्ट में नेट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? अगर दोनों के साइज इक्वल हुए, what will be the net amplitude? Will be 0. In such case it will be like this: net amplitude is 0 psi1 minus psi2 where both are psi. और यहां net amplitude will be addition of the two wave function, और if psi is same for both, psi plus psi will be 2 psi. पर सबसे पहले जो मुझे आपको समझाना है ना, जैसे कि मुझे कुछ बच्चों ने अभी बताया कि आपने फिजिक्स में पढ़ लिया था सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, कि सेम फेज में वेव इंटरफेयर कर रही हैं, डिफरेंट फेज में इंटरफेयर कर रही हैं। तो अगर दोनों वेव सेम फेज में इंटरफेयर कर रही हैं तो उसे कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग कहेंगे। जब दोनों वेव डिफरेंट फेज में इंटरफेयर करती हैं देन इट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नहीं पढ़ा तो इट्स ओके, फाइन, क्योंकि मैं कोई फिजिक्स में नहीं जाने वाला, बस मैं ये समझाना चाहता हूं, आपको ये दो वर्ड्स पता होने चाहिए, व्हाट इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब दोनों वेव सेम फेज में ओवरलैप करें, पर सेम फेज का मतलब किस तरीके से, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ। लेकिन अगर एक के क्रस्ट पे दूसरे का ट्रफ गिरे, ट्रफ के ऊपर क्रस्ट गिरे, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ गिरे, तो मतलब मैं बोलूंगा दे आर इन कंप्लीटली आउट ऑफ फेज। उस केस में मेरे लिए यह एम्पलीट्यूड खत्म। पर अगर कोई आपसे ये कह दे, ये क्या गारंटी है कि दोनों वेव का साइज सेम हो? आप बोलोगे अगर हम दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और दोनों एटम्स इक्वल हैं, सेम ऑर्बिटल है, लाइक H2, एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, सेकेंड हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल, दोनों के क्वांटम नंबर सेम, यानी कि 2s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग 2s के साथ हुई, 2p की ओवरलैपिंग 2p के साथ हुई, 3p की ओवरलैपिंग 3p के साथ होगी। यानी कि when the two atomic orbitals are identical and they are overlapping to form a bond, then we will use the word that their psi are same. But if there are two different orbitals, when there are two different orbitals, then we call it as psi1 is different from psi2. Atoms can be different, atoms can be same, like H2 का बॉन्ड और HCl का बॉन्ड। यहाँ जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे वो 1s और 1s होगा, यहाँ 1s और 3p होगा। तो यहाँ का साई अलग है, यहाँ का साई अलग है, यहाँ के साई अब सेम हो गए। तो डिपेंडिंग ऑन कि दोनों एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं क्या वो आइडेंटिकल एटम्स हैं या नॉन आइडेंटिकल एटम है, उसके हिसाब से यहाँ के साई की वैल्यू अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। पर आप यहाँ भी बच गए हो, क्योंकि आपके सिलेबस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिर्फ डाई एटॉमिक तक लिमिटेड है, वो भी सेम एटम्स वाली, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो न्यूक्लियर डाई एटॉमिक में तो हम ऐसा वाला केस भी नहीं पढ़ने वाले कहीं, क्योंकि हमारे सिलेबस में एमओटी का बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसमें सिर्फ हमें वही पढ़ना है डाई एटॉमिक, वो भी होमो न्यूक्लियर जिसमें दोनों एटम सेम। पर अब जिस पॉइंट को मुझे समझाने के लिए मैंने ये बोला वो क्या था, ये देखो, अगर ये साई दोनों सेम है सपोज, तो अब अगर कोई हमसे ये पूछे कि दो वेव्स में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई
तो उस केस में अगर कोई मुझे ये कह दे व्हाट विल बी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी 2 तो अगर कोई कह दे कि ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी होगी, तो मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी तो 4 होगी, क्योंकि स्क्वायर रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब आप मुझे ये बताओ, पहले एटॉमिक ऑर्बिटल में जब इंटरफेरेंस नहीं हुई थी, यहां की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी ψ1 और यहां की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी ψ2, यानी कि स्क्वायर। अब जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से, उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 4 हो गई। क्या वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के सम से भी ज्यादा होगी? यानी कि मिक्सिंग से पहले जो एटम्स ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी थी, अब उससे ज्यादा आ गई। उससे ये प्रोबेबिलिटी स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2 से भी ज्यादा होगी। इसका मतलब ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनेगा, उसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी पेरेंट्स के एटॉमिक ऑर्बिटल से भी कहीं ज्यादा है। सच ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल के टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से भी ज्यादा है। लेकिन अगर ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग होती, डिस्ट्रक्टिव, तो डिस्ट्रक्टिव में मुझे बताओ, जब ये दोनों बराबर होंगे, नेट एम्पलीट्यूड 0, तो अगर कोई हमें कह दे व्हाट विल बी टोटल स्क्वायर, 0। और अगर ये अनइक्वल होते, सपोज पार्शियल कैंसलेशन अगर होती, तो उस केस में नेट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी विल बी ψ1 प्लस ψ2 माइनस 2 ψ1 ψ2 होता, राइट। बट स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। ये तो कोई गधा ही सोचेगा कि क्या स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, ऑब्वियसली नहीं हो सकता। यानी कि ऐसे केस में नेट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ψ1 प्लस 2 ψ2 प्लस 2 ψ1 ψ2 होती। यानी कि अगर पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ψ1 प्लस ψ2 है, अगर उससे भी ज्यादा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बढ़ गई, तो वो तभी होगा जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। And in that case, net probability density will be even more than the probability density of parent atomic orbital. लेकिन अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, तो जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उसमें टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी will be less than the sum of probability density of parent atomic orbital. तो अगर कोई हमसे ये कह दे कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो अब आप उसे ऐसे लिखोगे, ड्यूरिंग द ऑर्बिटल interaction, the two electron waves interfere with each other. They can interfere constructively or destructively. Constructive interference leads to the addition of amplitude of the two electron waves and if net psi
is Xi1 plus Xi2. That is, draw this drawing like this. This amplitude Xi1 and this amplitude Xi2, and they are overlapping in the same phase. Same phase interference. Then resulting amplitude is large. Resulting amplitude will be large so such interference result in the formation of molecular orbital in which total probability density, that is Xi square, will be Xi1 plus Xi2 square, which is Xi1 square plus Xi2 square plus 2 Xi1 Xi2, and Xi square net minus Xi1 square plus Xi2 square. मतलब total probability density in the molecular orbital minus sum of probability density in the parent atomic orbitals. This difference is पॉजिटिव। मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो पेरेंट के एटॉमिक ऑर्बिटल्स की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से अब उसका जो टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है वो ज्यादा है, वो बढ़ गई है। Such molecular orbitals formed are called bonding molecular orbitals. तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है तो आप क्या जवाब दोगे वन लाइन में कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बनता है और कैसे बनता है? जब दो इलेक्ट्रॉन वेव्स कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें। इन दैट केस देयर एम्पलीट्यूड विल गेट एडेड, उनके एम्पलीट्यूड ऐड होंगे तो अकॉर्डिंगली जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी वो पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के टोटल से भी ज्यादा होगी। कितनी ज्यादा होगी? 2 psi1 psi2 अमाउंट से ज्यादा होगी। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना ज्यादा हो गई है, इलेक्ट्रॉन्स मिलने की संभावना ज्यादा हो गई है, सच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे आर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अगर मैं एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसा दिखाऊं जिसमें दो न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना मैक्सिमम आपको कहां दिखेगी? जहां इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम अट्रैक्शन फील करेगा वो तो ये वाला रीजन होगा। इस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, होनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूक्लियस की अट्रैक्शन फील करना ज्यादा चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन अपना ज्यादा समय इस रीजन में बिताएगा। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम यहां होगी दोनों न्यूक्लियस के बीच में, because electron wants to stay in that position where it can feel more attraction.
तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, अगर दो इलेक्ट्रॉन वेव, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से ओवरलैप करें कि उनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, तो जो नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा उसका एम्पलीट्यूड दोनों का सम है। अकॉर्डिंगली इस एम्पलीट्यूड के स्क्वायर से जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मिलेगी, दैट विल बी टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पेरेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल से कुछ ज्यादा। तो ऐसा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी पेरेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा हो जाए, then such molecular orbitals are called bonding molecular orbitals. और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी दो न्यूक्लियाई के बीच में ज्यादा होती है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम रहना कहां पसंद करेगा, यहां। अब किसी बच्चे ने पूछा इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा ही क्यों? इलेक्ट्रॉन इज ए वेव, और वेव एक ऐसी वेव है जिसके एम्पलीट्यूड या साई स्क्वायर की वैल्यू इस रीजन या इस रीजन में जीरो नहीं है। भले प्रोबेबिलिटी कम है, पर फाइनाइट प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के यहां भी मिलने की, क्योंकि वेव एट द सेम टाइम कैन बी प्रेजेंट एट एवरीवेयर। तो अगर उस वेव का मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यहां पाया गया, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम यहां हुई, तो मैं कहूंगा ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। बट अगर अब during the orbital interaction two electron waves interfere with each other, they can interfere constructively or destructively. Now if there is a destructive interference, which leads to cancellation of amplitude of the two electron waves, and waves are interfering with a phase of there is a phase difference and it results in the overlapping, like the results in the cancellation of the waves. So here amplitude gets partially cancelled. अब की बार जो नेट प्रोबेबिलिटी होगी, so such destructive interference results in the formation of anti-bonding molecular orbital. Where total probability density is psi1 minus psi2 का whole square, which is minus 2 psi1 psi2, and this difference is this time negative. So total probability density in the molecular orbital minus sum of the probability density of individual atomic orbital is decreasing. So such is anti-bonding molecular orbitals. अब एक बच्चा बेचारा पूछ रहा है, सर ये जब ओवरलैपिंग हो रही है, इसको आप कितने फेज डिफरेंस को बोलते हैं? आप ये क्यों कह रहे हो 180 का फेज डिफरेंस है? बेसिकली मैं सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं, अगर ये एक साइन वेव है, जिस साइन वेव में ये 90 डिग्री का सिचुएशन है, जहां पे साइन 90 मैक्सिमम 1 होगा, ये पॉइंट जब इस वेव के ऊपर साथ ओवरलैप कर रहा है ना, यहाँ ट्रफ, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ, तो ये इस वेव का ये पॉइंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू 270 डिग्री है। तो जब ये दोनों पॉइंट्स ओवरलैप करेंगे, तो 270 और 90 का डिफरेंस 180 का फेज डिफरेंस दिखा रहा हूं। अगर इस पॉइंट पे
इसके लिए ये वैल्यू 270 डिग्री थी, तो यहां पे इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वैल्यू 450 डिग्री पे आती है। तो 450 और 270 का फेज डिफरेंस 180 है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, मैंने क्यों 180 बोला, समझ में आई ये चीज? कोई स्टूडेंट पूछ भी रहा था कि सर ये 180 का फेज डिफरेंस कैसे है। इज दिस पॉइंट क्लियर? हेलो गाइस, ओके। अगर मैं कहूं इस पॉइंट पे जब इसका ट्रफ गिरेगा, कैन यू टेल मी द एंगल, दिस एंगल वर्सेस दिस एंगल, ये वाला मैक्सिमा किस एंगल पे आ रहा है और ये मिनिमा किस एंगल पे आ रहा है? ये थीटा और ये थीटा कंपेयर कर सकते हो? कैन यू टेल मी दिस थीटा वर्सेस दिस थीटा? This will be how much? 450. And this will be what? 630 और 450 का डिफरेंस, करेक्ट। सो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 180 परफेक्ट हो। सपोज करो अगर यहाँ पे दो फेज ऐसे इंटरफेयर करती, उनके बीच का फेज डिफरेंस हो सकता है किसी भी थीटा का हो। मैंने तो एक स्पेशल केस ले लिया। फिजिक्स में जब आप ये सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पढ़ोगे ना आने वाले टाइम में, दिस फेज डिफरेंस कैन बी ऑफ एनी एंगल, पर मैंने स्पेशल केस ले लिया कि दे आर कंप्लीटली आउट ऑफ फेज, यानी कि उनमें 180 का फेज डिफरेंस है, कि जब इसके क्रस्ट पे इसका ट्रफ गिर रहा है, इसके ट्रफ पे इसका क्रस्ट गिर रहा है, ऐसे केस में देयर द कैंसलेशन विल बी लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वेव, जहां पर मैं इनके एम्पलीट्यूड कैंसल करते हुए देखूंगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में भी घट गई है। अगर कोई आपसे पूछे एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पेरेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के टोटल से कितने अमाउंट से घट गई, आप क्या बोलोगे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डिक्रीज तो हुई, पर बाय डिफरेंस जो आया वो कितने का आया डिफरेंस? 2 psi1 psi2, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का डिफरेंस। मैं फेज डिफरेंस नहीं कह रहा, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का डिफरेंस 2 psi1 psi2 है। मैं ये कह रहा हूं पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी थी? psi1 स्क्वायर प्लस psi2 स्क्वायर। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बना उसमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कितनी है? psi net स्क्वायर, विच इज दिस मच। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पेरेंट्स के एटॉमिक ऑर्बिटल की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से तो कुछ घट गई। डिफरेंस नेगेटिव है, डिफरेंस स्क्वायर का वैल्यू नहीं हम कह रहे, हम ये कह रहे ओवरऑल ये नंबर जितना भी है इसका डिफरेंस इसके कंपैरिजन में घटा है। आई एम नॉट सेइंग दैट दिस ओवरऑल नंबर इज नेगेटिव। इतनी मैथ्स आपको आती है, ये स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं होगा, ये ओवरऑल नंबर नेगेटिव नहीं होगा, दिस इज पॉजिटिव नंबर, this is positive number, this is positive number, but this overall this positive number is bigger than this positive number, right? अब मुझे ये बताओ ऐसे केस में जब एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग होती है, it has been found that probability of finding electron is less in between here, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी कुछ कम है पर ज्यादा यहां है। हेयर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी अब की बार ज्यादा है, बीच में कम है या बिल्कुल भी नहीं है। सच पॉसिबिलिटी इज कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मुझे बताओ अगर इलेक्ट्रॉन, बच्चों बिल्कुल ना इसको ऐसे समझना, सपोज अब आपको ये बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग तो समझ आ गई, मान लो मैं आपको ऐसा कहूं कि ये एक घर है, उस घर के दो मुखिया हैं, दो हेड है, दो न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन उस घर का
जूनियर मेंबर है, लाइक हम इलेक्ट्रॉन बच्चे, ये हमारे मम्मी पापा। अगर बच्चे अपना मैक्सिमम टाइम यहां स्पेंड करें तो उनको मम्मी पापा दोनों की तरफ से प्यार मिलेगा, पर अगर बच्चे अपना मैक्सिमम टाइम यहां स्पेंड करें तो वो मम्मी पापा से दूर हो गए। तो इलेक्ट्रॉन की अपनी मर्जी है, ये इलेक्ट्रॉन की मर्जी है कि उसको कहां रहना पसंद है, उसने कहां रहना चाहेगा। किसी सिचुएशन में अगर उसने यहां रहने का डिसीजन लिया तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन कंफर्टेबल जोन में है। अगर इलेक्ट्रॉन यहां रहना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन में रखेगा। अगर आप ये सोचते हो कि वो यहां रहेगा ही क्यों, वो आएगा ही क्यों, उस क्यों का जवाब ये है एंटी बॉन्डिंग, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि जब दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं, जब दो वेव्स इंटरफेयर करती हैं तो वो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग दोनों तरह की करती है। क्योंकि कंडीशन क्या है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। इसलिए बिना बॉन्डिंग के एंटी बॉन्डिंग अकेला नहीं रह सकता, एंटी बॉन्डिंग के बिना बॉन्डिंग नहीं बन सकता, बनेंगी तो दोनों सिचुएशन बनेंगी। पर अब आप ये ध्यान से सुनना, बड़ा मजेदार चीज आपको बताया जिसको सोच के आप बोलोगे अच्छा ये था इसका मतलब। मान लो दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने कंबाइन किया और इसकी एनर्जी थी 5 जूल, इसकी एनर्जी थी 5 जूल। अब ध्यान से समझना, मैं इसी चीज को अपनी देसी भाषा लेमन लैंग्वेज में बताने लगा। दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ठीक है, दोनों की एनर्जी 5-5 जूल है। इन्होंने मिक्सिंग की, मिक्सिंग का मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन वेव्स इंटरफेयर हुई। इंटरफेयरिंग के बाद कितने आउटकम आएंगे, क्योंकि दो हैं तो कितने आउटकम आएंगे, दो, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। ज्यादा इन्होंने अपनी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट करके दो पॉसिबल अरेंजमेंट किए। एक में एनर्जी थी 2 जूल और एक में एनर्जी थी 8 जूल। क्योंकि टोटल एनर्जी इज कंजर्व, तो अगर एक की एनर्जी 2 हो, अब ये देखो 2 वाला मामला, ये एनर्जी की वैल्यू इन दोनों से कम है ना, इन दोनों से, और ये एनर्जी वाला मामला इन दोनों से ज्यादा है। तो अब अगर सपोज करो इलेक्ट्रॉन कितना स्मार्ट है, सोचना ध्यान से। मान लो ये फेज डिफरेंस नहीं है यार, अब एनर्जी का वैल्यू है यार, जूल में दिख रहा है, गधा कोई कह रहा है कि फेज डिफरेंस, ये एनर्जी का वैल्यू है। इन्होंने कहा चल यार हम मिक्स करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाला वो जिसकी एनर्जी पेरेंट्स के कंपैरिजन में कम हो, और एंटी बॉन्डिंग वो जिसकी एनर्जी पेरेंट्स के कंपैरिजन में ज्यादा हो। अब अगर कोई आपसे ये कहे कि एंटी बॉन्डिंग क्यों बनाया, आप कहोगे टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो अगर बॉन्डिंग बनेगा तो एंटी बॉन्डिंग तो लाजवाब है कि बनेगा ही बनेगा। अब सोचो जरा, ध्यान से सुनना, मान लो हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो अब दोनों इलेक्ट्रॉन को एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आना है, क्योंकि ईच मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉलो ऑफ-बो रूल, हुन्स रूल, पॉलिस प्रिंसिपल। तो मुझे ये समझाना, जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो यहाँ पे अब की बार दोनों इलेक्ट्रॉन आए, क्या इलेक्ट्रॉन वहां गया, नहीं गया ना। तो इलेक्ट्रॉन ने, अब ये बताओ उसको कितनी एनर्जी अकोमोडेट करने का मौका मिला, 2 जूल, वो यहां गया ही नहीं। तो ऐसे केस में दोनों इलेक्ट्रॉन को पहले से कम एनर्जी में मिल गई, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ, स्टेबिलिटी हुई या अनस्टेबिलिटी हुई, दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने अपनी एनर्जी 5-5 से कम कर ली और कह दिया बॉन्ड बन गया।
दिस इज हाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन दैट व्हाई मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। वो दो घर बनाएगा, पर जहां वो ऑक्यूपाई करेगा वो डिसाइड करेगा कि वो सिचुएशन मॉलिक्यूल बनाने की इजाजत देगी या नहीं देगी। तो बेसिकली एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करके दो तरह के ऑर्बिटल्स बनाते हैं। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स को हमने भरने की बारी आई तो उसने अपना ऑफ बोर रूल लगा के सिर्फ यही रहना चाहा। इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज द मेथड, दिस इज वन ऑफ द टेक्निक जो इलेक्ट्रॉन एडॉप्ट करता है अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए। दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो अगर कोई हमें ये कह दे कि हाउ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड, तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल इस तरीके से बनते हैं क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जब लीनियरली कंबाइन करते हैं, मिक्स होते हैं, वो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। अगर बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में अगर आप देखोगे, अगर इलेक्ट्रॉन्स की मेजर पॉपुलेशन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में हो और एंटी बॉन्डिंग में ना हो, ऐसी सिचुएशन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल मॉलिक्यूल। तो बेसिकली तो इलेक्ट्रॉन ने अपनी एनर्जी घटाई तो है, बस हम मैथमेटिक्स की टर्म में, फिजिक्स की टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं। डोंट यू थिंक इट वाज लाइक लिटरली लाइक सरप्राइजिंग यार अच्छा ऐसा किया इलेक्ट्रॉन ने। अब एंटी बॉन्डिंग में एनर्जी ज्यादा क्यों है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी किधर ज्यादा है? अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के बीच में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज लेस, तो यहां न्यूक्लियर रिपल्शन हमेशा रहेगा, न्यूक्लियर रिपल्शन हमेशा रहेगा। इसलिए एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज लेस स्टेबल एंड बॉन्डिंग ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। अब आपका नेचुरली क्वेश्चन है कि फिर ऐसे केस में तो कभी मॉलिक्यूल एंटी बॉन्डिंग में जाएगा ही नहीं, तो क्या स्टोरी कंप्लीट होगी? मैंने तो आपको 2% एमओटी सिखाई है, आपके सिलेबस में वैसे 10% है, उस 10% का 2% सिखाया। अब इसका जवाब देना बाकी है, क्या कभी यहां जाएगा? जाएगा, बिल्कुल से जाना पड़ेगा, देखेंगे कब। बट पहले तो ये चीज फील करो कि भाई जब ये एनर्जी, ये जो मिक्स होते हैं, उन्होंने क्यों चुनाव किया कि हम दो डिफरेंट एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। बेसिकली इलेक्ट्रॉन ने बहुत इंटेलिजेंटली काम लिया। एनर्जी कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए? मान्या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या है? इंटरफेरेंस होना। इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव हुई, डिस्ट्रक्टिव हुई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एनर्जी घटी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एनर्जी बढ़ी, क्योंकि टोटल एनर्जी विल हैव टू बी सेम, राइट? सो दिस इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, दिस इज एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यार मैं नहीं चाहता कि आप रट्टा मारो कि बॉन्डिंग की एनर्जी कम है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है। खुद अपनी अकल से काम दो कि जब इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना यहां ज्यादा है, यहां कम है, तो यहां ऐसा क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन की मिलने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इस रीजन में होगी? यहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी। अच्छा एक बात बताओ, छोड़ो, तुम मान लो मैं बिल्कुल ही ढक्कन को पढ़ा रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, छोड़ो, बहुत इंटेलिजेंट हो तुम, ध्यान से सुनो। कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है? बॉन्डिंग वाले में या एंटी बॉन्डिंग वाले में? अभी जो तुम लिख रहे थे साई वाली स्टोरीज, कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है? बॉन्डिंग वाले में ना। तो यहीं से डिसीजन लो, अब यहीं से अक्ल लगाओ। इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना अगर बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ज्यादा चाह रहा है, क्योंकि वहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा उसके मिलने की, इसका मतलब वो वाला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन के लिए कंफर्टेबल जोन है, तभी वहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। इसका मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को लोअर एनर्जी स्टेट में रखता है, राइट? कि अगर कोई मुझे ये कह दे कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बॉन्डिंग में ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग में कम है, इसका मतलब तो अंडरस्टूड हो गया कि इलेक्ट्रॉन को ये वाली लोकेशन ज्यादा पसंद आई, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन लेस एनर्जी स्टेट में है।
और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना कम है। ये मोर एनर्जी स्टेट है क्योंकि ये अनस्टेबल सिचुएशन है, ये स्टेबल सिचुएशन है। आई गेस गया होगा अब तक दिमाग में कि वाई बॉन्डिंग इज मोर स्टेबल देन द एंटी बॉन्डिंग। और अगर किसी ने कह दिया बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम कहां है? बिटवीन द न्यूक्लियस। वाई एंटी बॉन्डिंग इज अनस्टेबल? क्योंकि इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ताकि न्यूक्लियस रीजन में रिपल्शन मेक्स दिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अनस्टेबल। तो अब हम यहां पे ये लिख भी लेंगे, bonding molecular orbital versus anti-bonding molecular orbital. Such orbitals are formed by constructive interference of two electron waves. तो यहां का डिफरेंस आप खुद लिखोगे, क्या लिखोगे? Such orbitals are formed by which type of interference? अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनते हैं तो यहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। सेकेंड, in bonding molecular orbital, total probability of finding electron is dash than the total probability density of parent atomic orbital. By dash amount, fill in the blank. बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है या कम होती है पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से? पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल की कितनी थी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी? पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल की psi1 स्क्वायर प्लस psi2 स्क्वायर, psi1 स्क्वायर प्लस psi2 स्क्वायर। लेकिन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितनी आई? psi1 स्क्वायर प्लस psi2 स्क्वायर तो आई जितनी टोटल प्रोबेबिलिटी पेरेंट से थी, पेरेंट्स ऑर्बिटल्स में थी, उससे कुछ ज्यादा आई। कितनी ज्यादा आई? हाउ मच अमाउंट से ज्यादा आई? 2 psi1 psi2 से। दिस इज मोर 2 psi1 psi2। तो यहां का डिफरेंस खुद लिखोगे। इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द टोटल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल बाय 2 psi1 psi2। ये डिफरेंस खुद लिखना है। Bonding molecular orbital has more probability of finding electron dash the nuclei। क्या लिखूंगा? इन बिटवीन द न्यूक्लियाई या अवे द न्यूक्लियाई? इन बिटवीन द न्यूक्लियाई। तो एंटी बॉन्डिंग में खुद लिखोगे। In anti-bonding molecular orbital, probability of finding electron is more away from the nucleus. Away, anti-bonding में। Bonding molecular orbitals are stable. That is, they have dash energy. Lower energy, higher energy. Fill in the blank. They have lower energy. किसके कंपैरिजन में लोअर एनर्जी? पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से। पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से उनकी एनर्जी कम होती है। फिफ्थ, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर रिप्रेजेंटेड एज सिग्मा, पाई, डेल्टा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
but anti-bonding molecular orbitals are represented by sigma star, pi star, del star. यहां स्टार स्टार का नोटेशन होता है। तो ये डिफरेंस हो गए बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स के डिफरेंस। अब देखो ध्यान से, अब मैं इसका यूज बताने लगा हूं, एमओटी का यूज, जो हम अपने कोर्स में करने वाले हैं, यानी कि हमें सवाल एग्जाम में कैसा आएगा। आपको पूछा जाएगा एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ H2, H2 प्लस, H2 माइनस, H2 माइनस, कि ऐसी स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, ऐसी स्पीशीज एग्जिस्ट करती है। वीबीटी कहीं नहीं बताती इस चीजों के बारे में। वीबीटी ने आज तक नहीं नाम लिया H2 प्लस, H2 माइनस, H2 माइनस। वीबीटी को पता भी नहीं था। VSEPR, VBT वगैरह ये सब जानती नहीं है। खुद ही देख लो जरा, अपना दिमाग लगाओ। हाइड्रोजन H2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? H2 में कितने? 2। अच्छा, H2 प्लस में कितने होंगे? 1। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल आ गया, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन। बैंड बज गई थी हाइब्रिडाइजेशन पता करने में अनपेड इलेक्ट्रॉन वालों की, वीबीटी की। बॉन्ड एंगल से, थीटा से, कॉस थीटा, एस कैरेक्टर से अंदाजे लगा रहे थे। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, यहां देखो कितनी शानदार जवाब मिलेंगे। H2 माइनस कितने इलेक्ट्रॉन? 3, 2 पेयर्ड, 1 अनपेयर्ड, फिर से ऑड इलेक्ट्रॉन। यहां 4, चलो ये तो सेम काम पता है। लेकिन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस के बारे में सुपर डुपर हिट थ्योरी थी, जिसमें वीबीटी साइलेंट आई। अब यहां देखो क्या हो रहा है। ये थ्योरी कह रही हाइड्रोजन के, मान लो मैं 2 वाई एक्सिस प्लॉट कर रहा हूं, ये वाई एक्सिस, और इस वाई एक्सिस पे एनर्जी का साइन है, एनर्जी की वैल्यूज है। एनर्जी इज प्लॉटेड ऑन दिस वाई एक्सिस। लाइक यहां एनर्जी मान लो -5, -2, 0, कुछ एनर्जी वैल्यूज है ये सारी। मान लो ये कोई 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, 1s ऑर्बिटल। H2 के 2 एटम और दोनों एटम की कुछ एनर्जी है, और वो एनर्जी आप जानते हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में। हाइड्रोजन के एटम की एनर्जी -13.6 Z² बाय n², ये वो एनर्जी वैल्यू है। इसी तरह दूसरा ऑर्बिटल, दे आर एट सेम एनर्जी, they are at same energy. If they are at the same energy, now 2 orbitals will mix to form how many molecular orbital? 2 molecular orbital. One will have energy, mix होने के बाद इनकी एनर्जी एक की पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से घटेगी, और एक की एनर्जी बढ़ेगी। यानी कि इसकी एनर्जी इतनी है और इसकी एनर्जी इतनी है, पेरेंट से कम और पेरेंट से ज्यादा। जब ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो गए, लीनियरली कंबाइन कर गए, अब ये मर चुके हैं, ये मर चुके हैं, अब यही है बस जो है। इनकी मिक्सिंग से हमने बताया कि भाई इनकी एनर्जी इतनी इतनी है, तो जब दोनों मिक्स होंगे तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी कम होगी, एक की ज्यादा होगी। एक्स एक्सिस यहां कोई नहीं है, यहां सब वाई एक्सिस है, एनर्जी की बातें हो रही है। इसकी एनर्जी इतनी है पेरेंट से कम, और इसकी एनर्जी पेरेंट से ज्यादा है। अब इसका नाम, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है तो इसका नाम है Psi1s, सॉरी सिग्मा 1s, और इसका नाम सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा वर्ड क्यों यूज हुआ?
क्योंकि एस ऑर्बिटल हमेशा कौन सा ओवरलैप करते हैं, सिग्मा या पाई। दो एस ऑर्बिटल जब भी हेड ऑन ओवरलैपिंग करेंगे या फिर साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे, ओनली हेड ऑन। तो सिग्मा वर्ड यूज करना है, नीचे 1s, सिग्मा स्टार 1s, स्टार मतलब एंटी बॉन्डिंग। अब इलेक्ट्रॉन भरने हैं, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इधर एक इधर। ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे, ये एटॉमिक ऑर्बिटल जो अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के बाद एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अब दो इलेक्ट्रॉन भरने विद ऑपोजिट स्पिन। तो अगर कोई आपसे ये पूछे हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप 1s1 लिखते थे, पर अब आपसे पूछा जाएगा H2 मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉलिक्यूल की। तो पहले आपने इसके बारे में बताना, लोअर एनर्जी ऑफ वो रूल। तो मैं बोलूंगा सिग्मा 1s2, गवारों की तरह नहीं बोलना सिग्मा 1s स्क्वायर, सिग्मा 1s2। दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि यहां H2 मॉलिक्यूल में बॉन्ड ऑर्डर बताओ, तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, यहां पर इस थ्योरी के हिसाब से, एमओटी के हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। यहां बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और एंटी बॉन्डिंग में 0। तो 2 माइनस 0/2 मतलब कितना आया, 1। बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव आया, बॉन्ड ऑर्डर अगर पॉजिटिव आया तो हम कहेंगे मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट। अगर बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव आया, मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। ऐसा क्यों कहते हैं, अब ध्यान से सुनो। ये बताओ, अगर इस बॉन्ड ऑर्डर के फॉर्मूला में हमें नेगेटिव आंसर चाहिए, तो ये टर्म बड़ी होनी चाहिए या ये टर्म बड़ी होनी चाहिए। अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर नेगेटिव चाहिए हो तो एंटी बॉन्डिंग वाली नंबर बड़ी होनी चाहिए। अब ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा हो और बॉन्डिंग में कम हो, तो ऐसी सिचुएशन स्टेबल की तरफ इशारा करेगी या अनस्टेबिलिटी की तरफ, ऑब्वियसली अनस्टेबिलिटी की तरफ। क्योंकि ज्यादा अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को कहां मिलती है, बॉन्डिंग में या एंटी बॉन्डिंग में, कहां ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है, बॉन्डिंग में। तो मॉलिक्यूल तभी बनेगा अगर वो पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरऑल कम एनर्जी पे हो। तो मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस तभी होगी अगर इलेक्ट्रॉन्स की मेजर पॉपुलेशन बॉन्डिंग में हो और लेस पॉपुलेशन एंटी बॉन्डिंग में हो। और ये भी हो सकता है दोनों बराबर बराबर हो किसी केस में। अगर बराबर बराबर हुए तो ये आंसर 0 आ जाएगा। उस केस में हम कहेंगे दो एटम्स के बीच में 0 बॉन्ड, यानी कि कोई बॉन्ड ही नहीं बना, यानी कि दैट मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, दो एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड हैं। जब आप H2 के एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कराते हो, और यहां VBT के हिसाब से बोलते थे एक बॉन्ड है, लेकिन MOT ये शेयरिंग वेयरिंग नहीं मानती। वो कहती इस कैलकुलेशन से बॉन्ड ऑर्डर निकालो और यहां से बताओ कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स में दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड क्यों है। सो बॉन्ड ऑर्डर कैन ओनली बी पॉजिटिव, बॉन्ड ऑर्डर कैन बी 0, बट बॉन्ड ऑर्डर कैन नेवर बी नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है बॉन्डिंग से, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ये सोचो, यहां एक इलेक्ट्रॉन और यहां 3 इलेक्ट्रॉन, आपने तो ऑफ बो रूल फेल कर दिया। ऑफ बो रूल क्या कहता है, पहले यहां इलेक्ट्रॉन जाएंगे बाद में यहां जाएंगे। तो बॉन्डिंग को भरे बिना आप एंटी बॉन्डिंग में नहीं जाओगे। लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड फर्स्ट, हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स आर फिल्ड लेटर, ऑफ बो रूल। तो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में पॉपुलेशन इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, तभी आप कहोगे कि ओवरऑल बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आएगा, यानी कि वो मॉलिक्यूल सच में बन सकता है। और अगर किसी केस में इलेक्ट्रॉन्स की पॉपुलेशन बराबर बराबर होगी, बराबर बराबर, तो ऐसे केस में नेट बॉन्ड ऑर्डर 0, इसका मतलब दो एटम्स के बीच में बॉन्ड नहीं बन सकता, यानी कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा।
तो एमओटी की थ्योरी में किसी मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस बतानी और किसी मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस नहीं बन सकती, उसको बॉन्ड ऑर्डर की टर्म में बताया जाता है। दिस वाज एमओटी। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी ये चीज कि कैसे एक स्टूडेंट है। स्टडी बाद में पूछिए, मेरे को अभी कुछ नहीं आंसर देना किसी का, मुझे तो बस ये पूछना है। जिनको समझ आया जस्ट ड्रॉप मी कि बे टेक्स्ट कि यार ये चीज कैसे समझ में आई कि एमओटी कैसे एक्सप्लेन कर रही है, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी। लोअर एनर्जी में सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन वो लिख दिए बस, राइट। और अगर कोई आपसे ये कह दे कैन H2 प्लस एग्जिस्ट, अब ये बताओ H2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। H2 प्लस का मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन है, उसमें एक के पास इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। वीबीटी के हिसाब से यहां आप शेयरिंग करा सकते हो, वीबीटी के हिसाब से शेयरिंग करा सकते हो, नहीं करा सकते। क्या कोवेलेंट बॉन्ड बना सकते हो, नहीं बता सकते। वीबीटी फेल, वीबीटी डज नॉट एक्सप्लेन पॉसिबिलिटी कि H2 प्लस कुछ नाम की चीज हो। पर एमओटी में आओ, दिस इज 1s ऑर्बिटल ऑफ 1 हाइड्रोजन हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन, 1s orbital of another electron having no electron, their energy is let's say this much. दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन से दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग ऑर्बिटल, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये रेपिटेशन है स्टडी तेरे लिए जो इतनी देर से चिल्ला रहा है, मुझे समझ नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा सुन ले। एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होंगे तो उनकी एनर्जी एक की घटेगी, एक की बढ़ेगी। तो जब एनर्जी घटी, इसको बोला बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये बना एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दोनों एस एस ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैप करते हैं, इट इज सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा 1s, दोनों का नाम सिग्मा 1s, वही सिग्मा स्टार 1s, एंटी बॉन्डिंग के ऊपर स्टार, बॉन्डिंग के ऊपर नो स्टार। अब इलेक्ट्रॉन कितने, एक, इधर 0, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, एक इलेक्ट्रॉन भरना भी इन दोनों में। तो ऑफवर रूल के हिसाब से पहले यहां एक इलेक्ट्रॉन आएगा, यहां 0 इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो अब यहां का बॉन्ड ऑर्डर कितना मिलेगा, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालना है। बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, माइनस एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, डिवाइड बाय 2। तो ये क्या बन जाएगा, 1 - 0/2, बॉन्ड ऑर्डर हाफ, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब यस, H2 प्लस कैन एग्जिस्ट। इसका मतलब क्या है कि दो हाइड्रोजन के बीच में आधा बॉन्ड है, आधा आधा। आधे बॉन्ड का मीनिंग समझ लो, आधे बॉन्ड का अपना अब मीनिंग समझ लो। यहां कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक, पर अब उस एक इलेक्ट्रॉन को कितने न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मिलेगी, दो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मिलेगी, दो न्यूक्लियस। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जब दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन मिल रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन को एनर्जी लूज कर हो रही है या गेन हो रही है। यदि एक इलेक्ट्रॉन है और लेकिन उसको दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन मिले, तो कह रहा क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, H2 प्लस डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। इसलिए क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे दो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ, यानी कि हर न्यूक्लियस के हिस्से में आधा आधा इलेक्ट्रॉन। अब आधा आधा इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ना समझ लेना, वेव। तो इसका मतलब हम ये कहेंगे H2 पॉसिबल कैन एग्जिस्ट एंड हियर बॉन्ड ऑर्डर इज हाफ। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, पहले इसके बारे में बताओ, ऑफ-बो रूल के हिसाब से लोअर एनर्जी वाले को, फिर बाद में हायर एनर्जी वाले को। तो H2 प्लस की कॉन्फ़िगरेशन आएगी सिग्मा 1s1।
अब ये बताओ H2 माइनस एग्जिस्ट करेगा? H2 माइनस में चेक करो कितना आएंगे पॉपुलेशन इलेक्ट्रॉन की, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, लाइक 2 हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन और एक को मैंने नेगेटिव चार्ज दे दिया, H नेगेटिव, ठीक है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन और उसमें एक, तो अब 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 2 यहां 1 यहां। राइट डाउन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, क्या बनेगी H2 माइनस की कॉन्फ़िगरेशन, H2 माइनस की कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। पहले इसके बारे में बताओ फिर इसके बारे में बताओ। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1, what will be bond order? Bond order will be bonding electrons 2 minus anti-bonding by 2, this is 3/2। पॉजिटिव आया क्योंकि बॉन्डिंग की पॉपुलेशन ज्यादा है, एंटी बॉन्डिंग की पॉपुलेशन कम है, दैट्स व्हाई H2 माइनस शुड एग्जिस्ट। अगर कोई आपसे ये पूछे कि इसकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करो, इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, इसका हाफ, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, यानी कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर मोर पॉपुलेटेड देन एंटी बॉन्डिंग, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा वो मोर स्टेबल, तो मैं बोलूंगा H2 इज मोर स्टेबल देन दिस बोथ। पर इन दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम आया, तो अब ये बताओ इन दोनों का कंपैरिजन कैसे करेंगे। यहां एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहां एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। जहां एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन की पॉपुलेशन आपको दिख रही है वो अनस्टेबल कहलाएगा जब भी बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो। जब भी कभी दो चीजों का बॉन्ड ऑर्डर बराबर है तो जिसके केस में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसको अनस्टेबल डिक्लेयर कर देना, राइट। H2 माइनस की कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी, ढक्कन, पहले लोअर एनर्जी के बारे में बताना है, लोअर एनर्जी ऑर्बिटल सिग्मा 1s जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, फिर हायर एनर्जी के बारे में बताना है सिग्मा स्टार 1s जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहले इसके बारे में बताओ फिर इसके बारे में बताओ। तो अब जल्दी से अपना आंसर बताना, H2 माइनस के केस में क्या होगा। H2 माइनस के केस में यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसमें, बॉन्ड ऑर्डर 0, मतलब बॉन्ड ऑर्डर 0 का मतलब नो बॉन्ड विल बी फॉर्म, यानी कि सच मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, it has no existence, it is not possible. So this was all about today's lecture. Hopefully you must have enjoyed. Going to end up the meeting. Thank you so much.